नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज बात ब्राह्मणों की होगी। ईश्वरवादी, वेद पाठी, ब्रह्मगामी, सत्यवादी, ये वो हैं जो बुद्धि से दृढ़ हैं और ब्राह्मण कहे जाते हैं। लेकिन यूपी की राजनीति में ब्राह्मण एक जाति के तौर पर वोट बैंक भी है और यूपी की सामाजिक व्यवस्था में करीब 12% ब्राह्मणों का योगदान है। खैर, बात इसलिए हो रही है क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिर से 14 साल पुराना फॉर्मूला लेकर चुनाव लड़ने जा रही हैं। यूपी में अयोध्या से बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। सोशल इंजीनियरिंग में माहिर मायावती का ब्राह्मण प्रेम तब जागा है जब विधानसभा चुनाव नजदीक है, जब ब्राह्मणों की बीजेपी से नाराजगी की चर्चाएं हैं और नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने भी समीकरण सेट किए हैं, जब समाजवादी पार्टी भी इस वोट बैंक के लिए कसरत कर रही है और कांग्रेस भी ब्राह्मणों की तरफ उम्मीद की निगाहों से टकटकी लगाकर देख रही है कि आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन सवाल यही है कि इतनी कवायदों से ब्राह्मण किसे आशीर्वाद देगा। सवाल यह भी है कि यूपी के सियासी दलों में नाना करते हुए जातिगत राजनीति अभी भी जिंदा है और क्या यही राजनीति जीत की गारंटी बनेगी? सवाल पूछेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश के चुनावों की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई है। रूठों को मनाने की कोशिश जारी है और ताकत बढ़ाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग के नए प्रयोग भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में बीएसपी को एक बार फिर से 2007 में हिट रहे ब्राह्मण दलित गठजोड़ की याद आई है। चुनावी रण में 12% मतदाताओं की ताकत वाले ब्राह्मण समाज को अपनी तरफ लाने के लिए बीएसपी ने कोशिशें शुरू कर दी है। 12% ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है, जिसकी अगुवाई बीएसपी के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि दलितों की तरह ये अटल रहेंगे। मायावती का ब्राह्मण प्रेम नया नहीं है। 2007 में भी मायावती ऐसे ही प्रयोग करके ब्राह्मण दलित के समीकरण से सत्ता पर काबिज हुई थी। हालांकि तब मायावती का समाजवादी पार्टी से ही मुख्य मुकाबला था और उस वक्त यूपी में बीजेपी कमजोर हुआ करती थी। 2007 में बीएसपी ने सर्वजन हिताय की बात करनी शुरू की। बीएसपी ने हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है नारा दिया। मायावती ने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को चुनावी मैदान में उतारा। 2007 विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 206 सीटें और 30% वोट मिले। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि ब्राह्मण बीजेपी के हैं। बीएसपी ब्राह्मणों को रिझाने की कितनी भी कोशिशें कर ले, बीजेपी का रास्ता नहीं रोक पाएगी। कि बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, वो अपने अपने दल के हिसाब से अपने अपने कार्यक्रम तय कर सकते हैं। लेकिन यह बात मैं जरूर कह सकता हूं कि यह चाहे जितना कुछ करेंगे, लेकिन अब जनता इनके ना तो बहकावे में आने वाली है, ना इनके बरगलाने से प्रभावित होने वाली है। उधर यूपी सरकार के मंत्री भी बसपा पर समाज को तोड़ने और मायावती से कांशीराम के बयान पर माफी मांगने की बात कह रहे हैं। सबसे पहले मायावती जी को, जो उनके सर्वे सर्वा थे कांशीराम जी ने, जिन्होंने कहा था कि अयोध्या में मंदिर की जगह शौचालय बनवा देना चाहिए, पहले मायावती को उसके लिए माफी मांगना चाहिए और तब अयोध्या में अपने लोगों को दर्शन करने के लिए भेजना चाहिए। तो इतिहास रहा है कि वो हमेशा समाज को तोड़ने का कार्य करती रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी का सम्मान करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी हमारा देश। उधर समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन पर निशाना साध रही है। साथ ही बीजेपी पर भी ब्राह्मणों को ठगने का आरोप लगा रही है। उन्हें बता देना चाहते हैं कि ब्राह्मण सदैव सचेतक रहा है। ब्राह्मण सदैव लोगों को ज्ञान और सही रास्ता देने का काम किया है, एक गुरु के रूप में, और जब संकट आया तो एक योद्धा के रूप में भी उसने देश की रक्षा करने का काम किया। अगर हम विकास की बात करें तो डेवलपमेंट में भी ब्राह्मण की एक अभूतपूर्व महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रही है और वो समझता है ये काम केवल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ही इस समाज को सम्मान देने का काम कर सकते हैं।
ब्राह्मणों की नाराजगी की चर्चाओं के बीच बीएसपी फिर से 2007 का फॉर्मूला अपनाकर चुनाव में उतरना चाह रही है। उधर बीजेपी ने ब्राह्मण वोटर्स के समीकरण पर नजर रखकर फैसले किए हैं। केंद्र में हाल ही में यूपी से ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अजय मिश्र टेनी को मंत्री पद और कांग्रेस से जितेंद्र प्रसाद को पार्टी में शामिल कराना जैसे उदाहरण सबके सामने है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मायावती 2007 की तरह ब्राह्मण समाज को फिर से हाथी की सवारी करवा पाएंगी? फिर बीजेपी अपने पुराने वोट बैंक को बरकरार रखेगी और क्या यूपी की सियासत में जाति की राजनीति एक बार फिर जीत की गारंटी बनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो सवाल कई सारे हैं और कई सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है चर्चा करने के लिए। रूबरू आपसे कराते हैं। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अभिषेक उपाध्याय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप दुबे जुड़ रहे हैं और साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के विवेक शंकर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत आप सभी का यूपी वांगे उत्तर में। और पहला सवाल मनीष शुक्ला जी आपसे, ब्राह्मण रूठा है बीजेपी से क्या? और अगर ब्राह्मण रूठा है तो क्या दूसरे दल उस ब्राह्मण को मना पाएंगे? बहुजन समाज पार्टी सम्मेलन करने जा रही है, बीजेपी को यह दिख भी रहा है, क्या होगा आगे? देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म आधारित राजनीति में विश्वास नहीं करती। हम विकास की नीति पे चल रहे हैं और समाज के सभी वर्गों में समरसता हो और उनका प्रतिनिधित्व हो, इस आधार पे हम राजनीति कर रहे हैं। लोग एनालिसिस करने के लिए स्वतंत्र हैं कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी जातियों का, ब्राह्मण का, लेकिन देखिए सबका प्रतिनिधित्व हमने दिया है। हमने जात के आधार पे ये गणना नहीं की। एक बात मैं बहुत लाउड और क्लियर मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये लोग का एक षड्यंत्र है कि आप समाज के आधार पे, धर्म जात के आधार पे सम्मेलन कराइए। आपने कभी सुना कि बसपा, सपा या कांग्रेस ने सिया सम्मेलन कराया हो, सुन्नी सम्मेलन कराया हो, पठान सम्मेलन कराया हो, सिद्दीकी सम्मेलन कराया हो? नहीं कराएंगे, उनको एकजुट करेंगे। और जो बहुसंख्यक धर्म है वहां धर्म जात के नाम पर कराएंगे। यहाँ भी भाई कराओ ना, हिंदू सम्मेलन करा दो, बहुसंख्यक सम्मेलन करा दो। तो ये षड्यंत्र है बसपा, सपा और कांग्रेस का कि समाज को खंड खंड करो, वोट बैंक को एक साथ करो, इधर खंड खंड करो और इसमें से एक दो जातियों को जोड़ो और किसी तरह सत्ता पाओ। लेकिन मनीष शुक्ला जी, आरोप बीजेपी पर यह है कि बीजेपी ने ब्राह्मणों को ठगा है। देखिए, आरोप जिन्होंने लगाया है उनके समय में क्या स्थिति थी ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। और जिस समाज के लिए आरोप लगा रहे हैं वो समाज प्रबुद्ध है, पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि कहाँ सम्मान है। और हम तो कह रहे हैं, हम तो प्रवक्ता, हमने कहा था कि हम तो सभी समाज को साथ लेकर चलते हैं। हम तो इस लालच में नहीं आ रहे हैं कि हम सम्मेलन कराने जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये तो बहुसंख्यक धर्म को जातियों में खंड खंड तोड़ने की साजिश बसपा, सपा, कांग्रेस की है। ठीक है, आप विवेक जी, मैं खत्म कर रहा हूं 5 सेकंड में जी, 5 सेकंड केवल। एक सम्मेलन आप जीयूपी या जितने पैनलिस्ट हो बता दें, इन तीनों दलों ने कभी कराया सिया सम्मेलन, सुन्नी सम्मेलन, पठान सम्मेलन? कभी कराया सिद्दीकी सम्मेलन, सैयद सम्मेलन? ठीक है, ये लोग जवाब देंगे क्योंकि आप इनसे सवाल पूछ रहे हो। और सम्मेलन से क्या सत्ता का सिंहासन मिलता है? डॉक्टर अभिषेक उपाध्याय जी, आप भी परशुराम की मूर्ति लगवाने जा रहे हैं बहुत जल्द समाजवादी पार्टी लखनऊ में, और ब्राह्मण नेताओं को आगे किया जा रहा है, ऐसी भी खबरें हैं। तो ब्राह्मणों को लेकर उन्हें रिझाने की कोशिश है तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है। देखें विवेक जी, सबसे पहली बात तो हम ये बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज जो है बड़ा प्रबुद्ध और समझदार समाज है। उन्हें पता है कि कहाँ पे उनको सम्मान मिल रहा है और कहाँ पे चुनावी बुलबुले हैं। मायावती जी कहती हैं एक तरफ के वो ब्राह्मण सम्मेलन बुला रही हैं, दूसरी तरफ तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये भी उन्हीं का नारा था। अगर किसी ने ब्राह्मणों का सम्मान किया तो समाजवादी पार्टी ने किया है। आप बताएं, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जो वो जनेश्वर मिश्र के नाम पे बना, जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता था, वो एक ब्राह्मण ही थे। हम तो ब्राह्मणों का हर तरफ सम्मान करते हैं। हम
सर्व समाज को जोड़ने का काम। जी उपाध्याय जी आपके पास लौटेंगे और आपसे गुजारिश ये भी है कि आपके आसपास यदि कोई फैन चल रहा है तो उसको बंद कर दीजिएगा क्योंकि वो डिस्टर्बेंस हो रहा है। उमाशंकर पांडे जी, क्या कांग्रेस भी ब्राह्मण की तरफ से ये उम्मीद लगाकर बैठ रही है कि इस बार ब्राह्मण का सपोर्ट कांग्रेस को मिलेगा? विवेक जी, कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो अंत्योदय से सर्वोदय तक की मूल भावना से जुड़ी हुई है और उसी पर हम काम करते हैं। हमारी जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं 1947 से लेकर आज तक रही हैं वो इन्हीं चीजों का द्योतक है। अगर हम मनरेगा की बात करें तो अंत्योदय है, अगर हम पेंशन योजनाओं की बात करें वो हमारा अंत्योदय है, अगर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो हमारा सर्वोदय है और उसी पर हम चलते हैं। कभी हम उससे डिगते नहीं, कभी हम उससे टिकते नहीं। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये लोग मुस्लिम सम्मेलन ऐसे ऐसे पठान और वो नहीं कराते। मैं इस पर जवाब देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी लोकसभा के चुनाव में क्या किया था विवेक जी, कि इन्होंने कुशवाहा सम्मेलन, मौर्य सम्मेलन, कुर्मी सम्मेलन, तमाम राजभर सम्मेलन, तमाम तरीके के सम्मेलन इन्होंने कराए। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसे सम्मेलन नहीं कराए। आप इसी चैनल की इसी डिबेट पर मनीष शुक्ला के इसी वक्तव्य से भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा समझ लीजिए कि ये जो कुछ बोलेंगे झूठ बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जनता तो शॉर्ट साइटेडनेस रखती है, जल्दी भूल जाती है और इसी कॉन्फिडेंस में ये झूठ बोलते हैं। आप बताइए विवेक जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के जातिवार सम्मेलन लोकसभा में कराए कि नहीं? आपके पास फुटेज हो तो अपने दर्शकों को दिखा दीजिए। क्या इन्होंने ओबीसी के वोट बैंक के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि ब्राह्मण समाज से थे, जिनके नेतृत्व में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश से हासिल किया था, उस लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को बेइज्जत करके केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाया था कि नहीं? और बाद में केशव प्रसाद मौर्य को लगातार बेइज्जत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के ये आपको कैसे पता चला कि वो बेइज्जत हो रहे हैं? यहां तक उन्होंने आपसे आके कहा क्या? मैं बता दे। हाँ, हमसे नहीं कहा, आप लोगों ने दिखाए। आपने ही दिखाया कि कैसे कार्यक्रम में उनको प्लास्टिक की कुर्सी पर बिठा दिया गया। आप ही लोगों ने दिखाया कि कैसे उनकी नेम प्लेट तोड़ के रौंद दी गई। आप ही लोगों ने दिखाया कि कैसे अभी कार्यक्रम था उसमें केशव मौर्य जी को छोड़ के सारे लोगों को बुलाया गया। और जब आप ही लोगों ने प्रश्न उठाया कि केशव मौर्य क्यों नहीं बुलाए गए, तो वो जेपीएस राठौर जी इनके उन्होंने कहा कि वो मेरी गलती है, मेरी गलती से वो नहीं बुलाए गए। तो आप ही लोगों ने दिखाया, हमको क्यों बताएंगे? तमाम खबरें विवेक जी आप दिखाते हैं। ठीक है उमाशंकर पांडे जी, आपको कोई आके बताता है कि आप ही लोग दिखाते हैं? आप ही लोग से अब ये तो बताइए ब्राह्मणों की नाराजगी है या नहीं है उत्तर प्रदेश में? देखिए, खुशी दुबे जो 2 दिन की 3 दिन की सुहागन 2 दिन की उस घर में रही, उसका आज जो हाल भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है विवेक जी, क्या ये ब्राह्मणों के हालात उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में क्या है ये बताने के लिए काफी नहीं है क्या? क्या ये काफी नहीं है कि प्रतापगढ़ के 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया और योगी जी ने संवेदना के एक शब्द बोलने में 5 दिन लगा दिए? क्या इस बात में ब्राह्मणों की स्थिति नहीं समझ में आती कि विवेक तिवारी को यहीं पर गोली मार दी गई और पुलिस, जिसको ये कहते हैं कि यहां सुशासन है, पुलिस ने अपने हाथ में काले रिबन बांध के प्रदर्शन किए उस अपराधी पुलिस को बचाने के लिए। और इन लोगों के पांडे जी इस सारे सवालों के जवाब लेंगे, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करते हैं। इंद्रकांत त्रिपाठी जी को गोली मारी गई, ठीक है, आज तक उसे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। मनीष शुक्ला जी सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उनसे पहले रुद्रप्रताप दुबे जी, सवाल मेरा आपसे कि राजनीतिक दल ब्राह्मणों को लेकर क्या इतने ज्यादा उत्साहित अभी इसलिए हो रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, ये तो दिख ही रहा है, लेकिन ब्राह्मणों पर लगातार प्रयोग क्यों होता है? एक्चुअली क्या है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण के वर्चस्व को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्री मंडल और दूसरा पोस्ट मंडल। प्री मंडल के पहले जहां पे आपको 8 बार के मुख्यमंत्री ब्राह्मण मिलेंगे,
ड्राइविंग फोर्स के तौर पे काम करते हुए मिलेंगे। वो पोस्ट मंडल आते आते बहुत हुआ तो उप मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं, या मंत्रियों की संख्या तक पहुंचते हैं, विधायकों की गिनी जाने वाली संख्या तक पहुंचते हैं, और वो सपोर्टिंग वोट बैंक के तौर पे आ जाते हैं। तो ये जो एक बड़ा बदलाव प्री मंडल और पोस्ट मंडल में दिखता है, ये आपको राजनीतिक कार्यशैली में भी दिखाई पड़ता है। मुझे देखिए, ये जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं वो मायावती जी के उस बयान से स्टार्ट हुआ जहां पे उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ने की बात की। मुझे वो थोड़ा सा तार्किक तौर पे वो समझ नहीं आया जब वो कहती हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक पाने के लिए वो काम कर रही हैं, लेकिन वो कहती हैं कि ब्राह्मण बहक गया। जब आप किसी जाति या समुदाय को एड्रेस करते हो और साथ में उसकी कमी भी बताते हो, तो ये कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो जाति या समुदाय करीब आएगा। दूसरी बात, अयोध्या को लेकर रैली या वहां से कैंपेन को स्टार्ट करने का भी मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। राजनीतिक तौर पे वो अयोध्या की भूमि भाजपा की भूमि मानी जाती है मोटे तौर पे, अगर प्रतीकों के हिसाब से समझे। अगर वोट बैंक के लिहाज से देखना चाहिए था तो कानपुर की गंगा ज्यादा बेहतर थी, 15% के वोट बैंक के करीब का था। प्रयागराज का संगम बेहतर था। पूर्वांचल जाना था तो गोरखपुर चले जाते। ये अयोध्या की क्यों चुना गया, ये भी बिल्कुल इसको ये मायने ये संकेत देते हैं दुबे जी, ये संकेत देते हैं जो समझते हैं उनको भली भांति जानते हुए। विवेक शंकर तिवारी जी, ब्रेक पर जाना, लेकिन उससे पहले आपकी प्रतिक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि ये सारी कवायदें इनको ब्राह्मण देख रहा है, आपको क्या लगता है कि ब्राह्मणों के साथ क्या वाकई धोखा हुआ है, ब्राह्मणों को ठगा गया है, या जिसने जब सरकार बनाई तब उसने फायदा उठाया उसके बाद छोड़ दिया? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है जो ब्राह्मणों को केंद्र में रख के जिस प्रकार की राजनीति करने की बातें आ रही हैं सामने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, या कोई भी हो, तो ब्राह्मण इनके हाथ की कठपुतली किसी के हाथ की बनने वाला नहीं है। ब्राह्मण समाज को दिशा देने वाला एक जाति मानी जाती है और एक प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है। ज्ञान विज्ञान से जुड़ा समाज माना जाता है, अध्यात्म में अभिरुचि रखने वाला समाज माना जाता है, बौद्धिक रूप से दक्ष व्यक्ति माना जाता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण समाज को अगर ये जातिवादी सम्मेलन करके सोचे कि नहीं समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर दे, बहुजन समाज पार्टी जातिवादी सम्मेलन कर दे, ब्राह्मण सम्मेलन कर दे, तो ब्राह्मणों का समूह या 12% जो वोटर है ब्राह्मण इनकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये किसी गफलत में न रहे। ब्राह्मण समाज के उत्थान और उन्नयन के लिए इन लोगों ने अपने शासनकाल में क्या कार्य किए हैं, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, तो जब भी ये सरकार में आए हैं तो अपने ही बिरादरी, अपने ही जाति विशेष के लोगों की नियुक्तियां जगह जगह पर इन्होंने की है, थानों से लेकर चौकियों से। तो विवेक शंकर तिवारी जी, ब्राह्मण किससे खुश है, किस दल से खुश है? बीजेपी से खुश है? देखिए, ब्राह्मण सबसे बड़ी बात है कि सबका साथ सबका विकास करने की जो सोच है उसको लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और ब्राह्मण समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ कल भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। लोकसभा चुनाव में भी जो आप परिणाम देख रहे हैं उससे स्पष्ट हो जा रहा है कि नहीं, ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं। आपके इस बयान से तो सब कुछ तय हो गया। अगर आपके इस बयान को लोग फॉलो करेंगे, ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में फॉलो करेंगे, तो फिर तो ये हो ही गया तय। ठेकेदार की बात नहीं है, केवल एक खुशी दुबे या विकास दुबे की ठेकेदारी कहां से लाए? पांडे जी, जनता पार्टी ने टेंडर निकाला था क्या पंडित जी? अरे पांडे जी, ठेकेदारी लिए बैठे हैं। 450 ब्राह्मण संगठन है ये। अरे उपाध्यक्ष हैं ब्राह्मण महासभा के पांडे जी। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के, और मैं भी ऐसे 4,500 ब्राह्मण सभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, ठेका लिए बैठे हैं। बंद करिए ये ठेकेदारी। खुशी दुबे पर कभी आवाज उठी आपकी? ठीक है, लौटेंगे। कभी आवाज आपको खुशी दुबे की आवाज महत्वपूर्ण लगती है, उनको ब्राह्मणों की आवाज महत्वपूर्ण लगती है। छोटा सा ब्रेक है, सभी लोग बने रहिए। विवेक तिवारी जी आपके पास भी लौटेंगे, पांडे जी आपके पास भी आएंगे और आपके उन सारे सवालों के जवाब भी लेंगे। मनीष शुक्ला जी होंगे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक है, चल लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। अयोध्या से आगाज होगा। 2007 वाला फॉर्मूला सामने आ रहा है, लेकिन इसके मायने क्या है, क्योंकि ब्राह्मण किस तरफ है ये देखना होगा। तर्क अलग अलग रखे जा रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, सारी बातें आपने सुनी, आरोप भी आपने देखे होंगे पांडे जी के, वो अपराध में भी जातिगत समीकरण ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस कि राजनीतिक जमीन उत्तर प्रदेश में दरक गई है, तो कभी मुख्तार अंसारी के भरोसे राजनीति करना चाहते हैं, कभी उलेमाओं से वर्चुअल मीटिंग करके राजनीति करना चाहते हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो ये तो अब तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी का क्या स्टैंड है, मैं वो जरूर बताना चाहता हूं। देखिए, 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति धर्म से आगे बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है और हमारी सरकार रही है 2017 से। हमारा ये मानना है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। जो गांव गरीब किसान के लिए हमने काम किया है, नौजवान के लिए नौकरी का प्रबंध किया है, गेहूं धान की खरीदारी की है, गन्ना किसानों का भुगतान किया है, इन्वेस्टर समिट के माध्यम से रोजगार उत्पन्न किया है, सरकारी नौकरियां हमने दी हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। हम इस रिपोर्ट कार्ड को सामने रखेंगे और हमारा ये भी मानना है कि इसी पे डिबेट अगर पॉलिटिकल पार्टी करना चाहे तो उसी पे डिबेट हो, क्योंकि जनता तो विकास चाहती है। और जिनके जिनके राजनीतिक आधार खिसक गए हैं, अगर आप देखेंगे तो ये लोग, फिर से मैं कहूंगा कि ये जाति आधार पे बहुसंख्यक वर्ग को बांटना चाहते हैं और एक वोट बैंक को तुष्टीकरण के माध्यम से उसको सुरक्षित कांग्रेस कह रहे हैं कि वो अंत्योदय से सर्वोदय की तरफ काम करते हैं। इसी की होड़ है। अंत्योदय का नाम तो इन्होंने, अंत्योदय जो शब्द है उस शब्द को इन्होंने कहां से उधार लिया इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और श्रीमती प्रियंका वाड्रा से अगर आप उनके बयान को कभी आपने उनके मुंह से सुना, अंत्योदय से सर्वोदय तक उनके मुंह से क्या निकल रहा है? तो आपके लिए आपका ज्ञान बता रहा है कि अगर आप रायबरेली की जो सीट बची है तो ये आपकी अज्ञानता है, उस पर प्रियंका जी क्या कर सकती हैं या हम क्या कर सकते हैं? एक मिनट पांडे जी, एक मिनट। पांडे जी, अभी आपका अवसर आएगा, बोलिएगा। और मनीष जी कंप्लीट करिए। कमेंट्री करूंगा तो कम से कम मैं इस संस्कृत को नहीं मानता हूं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सबका साथ सबका। अच्छा मनीष जी, एक बात बताइए, खुशी दुबे को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोगों की नाराजगी की चर्चाएं चलती हैं, आप भी बखूबी जानते हैं, ऐसा नहीं है, आप भी देखते होंगे, महसूस करते होंगे कि लोग इसके बारे में बात करते हैं। अभी विवेक शंकर तिवारी जी ने कहा कि ब्राह्मण बीजेपी का है। क्या बीजेपी भी मानती है कि ये वोट बैंक हमारा है और हमसे कहीं दूर नहीं जाएगा? देखिए, अगर 2019 में आप देखेंगे तो 51% के करीब हमको वोट मिला था। और जिस दल को 51% वोट मिलता है विवेक जी, उस दल को सभी जातियों का वोट मिलता है, तब 51% होते हैं। और हम अब इस बार चाहते हैं कि वो 51% बढ़ के 60% तक हो और सपा बसपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ ले एक बार, और उसको समझ में आ जाएगा कि विकास की नीति ही भारी पड़ेगी। जाति और धर्म की राजनीति 70 साल तक इन्होंने की, ठीक है, इन्होंने अपीसमेंट की राजनीति की। आज देश की स्थिति क्या हो गई? आज जनता इनको जवाब दे रही है। ठीक है, जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। उमाशंकर पांडे जी, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन साथ में ये भी जोड़िए कि आप अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को कह रहे हैं कि आप अंत्योदय से सर्वोदय के लिए काम करते हैं, लेकिन आपके ब्राह्मण चेहरे आपका साथ छोड़ रहे हैं। जितिन प्रसाद हाल ही में बीजेपी चले गए और ये कहते हुए चले गए कि वहां पर व्यक्ति विशेष की पार्टी है, लंबा आपके साथ उनका साथ रहा। तो आप ब्राह्मण चेहरों को साथ रख नहीं पा रहे हैं, तो सपोर्ट कैसे मिलेगा आपको? विवेक जी, हमने आपको शुरू में कहा, अब अगर मैं मुरली मनोहर जोशी जी की बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर और वो पार्टी उनको छोड़नी पड़ी, वो किनारे उनको बिठा दिया गया, शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के ब्राह्मण, उनको किनारे का रास्ता दिखा दिया गया, और इतने लोग सिद्धू जी से लेके कीर्ति आजाद जी से लेकर तमाम सारे इनके नेता आज कांग्रेस पार्टी में आए हैं। तो आप उसको इस चश्मे से या किसी पर्टिकुलर समीकरण में जोड़कर नहीं देख सकते, एक बात। दूसरी बात, इनका जो ये जातियों के प्रति इनकी जो अमनस्कता है, वो इनके प्रधानमंत्री जी स्वयं बता देते हैं कि मैं गुजरात का बनिया हूं, मेरा बनिया होने के नाते मेरा गणित बड़ा अच्छा है
वो स्वयं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बता देते हैं। रही सही कसर अमित शाह जी पूरी कर देते हैं कि हम गुजरात के बनिया हैं और हमारा अंक गणित बड़ा अच्छा होता है। तो गांधी जी को भी चतुर्बनिया कहते हैं। ये अमित शाह जी के शब्द हैं। इन्होंने कह के इन चीजों को बता दिया कि ये लोग कितना जातियों के पक्ष में नहीं है और हमने जातीय पांडे जी अपराध में आप अभी जाति ढूंढ रहे थे, खुशी दुबे का जिक्र कर रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी कि किशोर होने के उस पर जमानत नहीं दे सकते, मामला गंभीर है। मेरी बात सुन लीजिए। आप देखिए, सरकार का पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो किसी केस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रचंड बहुमत की सरकार वाला, वो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और अच्छी तरीके से आपके दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे। तो आप अपने खुशी दुबे के लिए अपने कपिल सिब्बल को भेज दीजिए ना। आप सुनिए, हम तो सबके लिए, प्रियंका जी तो सबके लिए खड़ी है और कांग्रेस पार्टी भी संजीत यादव के मामले में भी कांग्रेस ही दिखाई दी। सोनभद्र में जब आदिवासियों के ऊपर 10 आदिवासियों को गोली मारकर जिंदा उनको मार दिया गया, तब भी प्रियंका गांधी जी दिखाई दी। स्वामी चिन्मयानंद जो उनका मसाज कंप्लीट करिए पांडे जी जल्दी से, तब भी आपको कांग्रेस दिखाई दी। हाँ, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। जब उन्नाव में लड़की के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया गया, उसके पिता को भी मार दिया गया, तब भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी आपको खड़ी दिखाई दी। हाथरस में जब वाल्मीकि समाज की एक लड़की को के साथ जो कृत्य हुआ, बलात्कार हुआ, वो ठीक है पांडे जी, आप जो बता रहे हो वो प्रदेश की जनता ने देखा है। और उसके बाद आपको अगर प्रियंका गांधी जी लगातार आती हैं घटनाओं पर ही, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी खड़ी दिखाई दी, ठीक है। और रही बात ब्राह्मणों की, तो आप समझिए कि हमने दलितों को भी अधिकार दिए जो हमने गिनाया आपको, और उत्तर प्रदेश के 33 साल के कांग्रेस पार्टी के इतिहास में हमने 6 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए। ठीक है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी, अभी आप कह रहे थे कि जाति पाति की राजनीति नहीं करते, तीनों को चुनौती दे रहा हूं। ठीक है, मैं इनको आईना दिखा रहा हूं। ये जो ब्राह्मणों के पुरोधा बने बैठे हैं, ठीक है मनीष शुक्ला जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अजय उपाध्याय जी पहले आपके पास। प्रताप सिंह को भी मुख्यमंत्री बनाया, अभिषेक उपाध्याय जी। एक मिनट पांडे जी आ रहा हूं, पांडे जी आ रहा हूं, कंप्लीट करिए, खत्म कर दीजिए। बाबू जगजीवन अभिषेक उपाध्याय जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हो, हमने तो सभी जातियों को बनाया। ठीक है, हमने सभी जातियों को। अभिषेक उपाध्याय जी ये बताइए कि सबको हमने समीकरण अगर आगे लाने का काम किया। मायावती जी 2007 में, अब पांडे जी शांत हो जाइए, दूसरे सवाल तो कर लें दीजिए। अरे आप सुन लिया, आपने ब्राह्मणों के लिए सब कुछ किया और फिर उसी ब्राह्मण ने आपको वोट नहीं दिया। आ रहा हूं मैं आपके पास। अभिषेक उपाध्याय जी, सवाल बड़ा सीधा सा है। अगर 2007 वाला फॉर्मूला दलित और ब्राह्मण का गठबंधन मायावती जो करना चाह रही हैं, अभी तो लौट के आई। अरे पांडे जी सुन तो लीजिए आप दूसरों की, आप रुक तो जाइए, धैर्य रखिए, आपके पास आएंगे। उपाध्याय जी बताइए, तो फिर नुकसान हो जाएगा, समाजवादी पार्टी क्या करेगी? देखें, समाजवादी पार्टी इन चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हम जातिवादी पार्टी नहीं है, हम समाज को, हर समाज को जोड़ना चाहते हैं। आप मुझे एक काम बता दो, ये लोग हमें जातिवादी पार्टी कहते हैं, एक काम बता दो जो समाजवादी पार्टी ने यादवों के नाम से किया हो। हमने लोहिया के नाम से काम किया, हमने जनेश्वर मिश्र के नाम से काम किया। हम तो सर समाज को जोड़ने का काम करते हैं, हम तरक्की की राह पे चलना चाहते हैं। अभी ये मनीष शुक्ला जी से हमने सुना, वो हमारे गिनाए हुए कामों का फीता काटने वाला उद्घाटन करते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसने पास करा? बनारस में मेट्रो पास हुई थी, किसने कैंसिल करी? आज तक क्यों बनारस में मेट्रो नहीं बनवा पाए? लखनऊ की मेट्रो किसने पास करी? किसने बनाई है लखनऊ की मेट्रो? हम विकास की राजनीति करते हैं, हम विकास पे बात करते हैं, हम विकास के मुद्दे पे चुनाव में जाएंगे और इस भाजपा की सरकार को ये एकदम समझ में आ जाएगा। अभी आपने देखा कि जो चुनाव, पंचायत के चुनाव हुए, उसमें सबसे ज्यादा सदस्य किसके जीत के आए? समाजवादी पार्टी के। सारी जनता को उत्तर प्रदेश की पता है कि आपको कहां, किसको वो पसंद कर रहे हैं। ठीक है, झूठ और नफरत की राजनीति का पंचायत चुनाव से यदि आप आकलन कर रहे हैं इसका, तो आप सदस्यों की संख्या से खुश हैं, बीजेपी अध्यक्षों की संख्या से खुश है। मनीष जी आ रहा हूं मैं आपके पास, चूंकि विवेक शंकर तिवारी जी लगातार इंतजार कर रहे हैं, उनकी कमेंट करके फिर मैं आपके पास आता हूं। और सवाल मेरा यही है विवेक शंकर तिवारी जी, अगर बीजेपी के साथ ब्राह्मण हैं जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों को बीजेपी से क्या मिला?
आवाज नहीं आ रही आपकी तिवारी जी, दोबारा बोलिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की अवधारणा पे काम करने वाली सरकार है, हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करने वाली सरकार है, और हर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी से हर समाज को जो है प्रतिनिधित्व मिला है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं ब्राह्मण समाज को उपेक्षित किया है। यह लोग एकाक दृष्टांत जो देते जा रहे हैं खुशी दुबे या विकास दुबे को लेकर के, तो ये लोग कौन है जो यूपी में कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से? नहीं, कोई नाराज नहीं है। ये जो समाजवादी पार्टी में 2-4 ब्राह्मण है या कांग्रेस पार्टी में 2-4 ब्राह्मण है, यही हवा दे रहे हैं। लेकिन जो बहुतायत संख्या है, जो मेजॉरिटी है ब्राह्मणों की, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी रहेगी। ठीक है, मनीष शुक्ला रहेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है, उपाध्याय जी आऊंगा 1 मिनट, एक थोड़ा देर रखिए। मनीष शुक्ला जी बात करिए, फिर दुबे जी के पास आऊंगा। ब्राह्मणों के ठेकेदार हो गए हैं। दो बातों का जवाब पता है, आप भी कोई संगठन बना लीजिए। समाजवादी पार्टी जी शुक्ला जी बोलिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे कामों को इन्होंने गिनाया। देखिए 2017 का जब चुनाव हो रहा था तो उन कामों को इन्होंने बताया था। उन कामों की जो झूठे दावे थे उसकी पोल जनता ने 2017 में खोली, 223 से 47 पे आ गए। फिर 2019 में इन्होंने झूठ बोला, काम गिनाए झूठे, फिर जनता ने इनको चुनाव में हरा दिया, नगर निगम के चुनाव में हरा दिया। अब 22 में भी वही काम तो गिनाएंगे जो 2017-2019 में इन्होंने गिनाए थे। रिजल्ट फिर वही आने वाला है। कांग्रेस के साथी अभी महिलाओं की बात कर रहे थे और तमाम ब्राह्मणों की बात कर रहे थे। मैं 2 महिलाओं का नाम लेता हूं। श्रीमती प्रीति तिवारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है कांग्रेस की। मथुरा में कांग्रेसियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, प्रियंका गांधी मौजूद थी, आज तक क्या कार्रवाई हुई? श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी कांग्रेस की, मथुरा में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, शिकायत करने पे 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। 2 दिन बाद उन महिला अपराधियों को फिर से उन लोगों ने अंदर रख लिया जिन्होंने महिला के साथ अपराध किया था, और प्रियंका चतुर्वेदी को दल छोड़कर जाना पड़ा था। जिन लोगों ने कांग्रेसियों से ही अपनी महिला कार्यकर्ताओं को नहीं, जो लोग बचा पा रहे हैं, ये बात करते हैं महिला सुरक्षा की। आज बता देंगे कि उन दोनों महिलाओं पे जो काम करने वाले कांग्रेसी थे, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? आ रही है पांडे जी, आपकी आवाज आ रही है। इनसे पूछिए ना, इनके कान में बताया था क्या? कांग्रेस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? प्रियंका गांधी की क्या मजबूरी है? कान में नहीं बताया था, शिवसेना के कान में बताया था, शिवसेना चली गई वो। कैसे पता चला? इनको पूछे ना, हमसे तो आप पूछ रहे थे। नहीं, उनसे भी पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ऐसे आप पर्सनल क्यों हो जाते हैं पांडे जी? जो घटना है उन्होंने जिक्र किया, क्या घटना नहीं हुई कांग्रेस में? अभी हाल ही में घटनाएं हुई है ना मथुरा में। पांडे जी इस पर बोलिए ना। फिर अगर एक एक घटना पर चर्चा करने बैठेंगे तो पूरा टाइम इसी में निकलेगा और सबकी बखिया उखड़ के सामने आ जाएगी। दुबे जी सवाल मेरा आपसे। पांडे जी 1 मिनट, पांडे जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। आपने नहीं पूछा, उनसे भी पूछ लेंगे, उनसे पूछ लेंगे, धैर्य रखिए। बताया था क्या? नहीं, कान में क्या बताया था? प्रियंका आपने देखा नहीं कि तस्वीरें सामने आई? तस्वीर दिखा दूं मैं आपको, अभी भी तस्वीरें, ज्यादा दिन पुरानी घटना नहीं है वो। हमारी तस्वीरें आपको नहीं दिखाई? नहीं, तो मैंने पूछा था। दुबे जी ठीक है, 1 मिनट रुकिए। दुबे जी सवाल ये है, मनीष जी 1 मिनट रुकिए। दुबे जी सवाल ये, 2007 में दलित ब्राह्मण हाथी नहीं गणेश है, ये मायावती का नारा था और इस नारे से सत्ता उन्होंने पाई। लेकिन 2012 में 5 साल सरकार चलाने के बाद तिलक तराजू वाला मामला सामने आया। उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ा और दलित और मुस्लिम फैक्टर पे वो गई। मायावती जी की जो राजनीति रही है वो समय समय पर बदलती रही है, लेकिन ब्राह्मण ने एक बार सपोर्ट किया है तो इस बार दोबारा सपोर्ट कर भी तो सकता है। इसमें मनाही किसकी है? विवेक जी, उत्तर प्रदेश में जाति को लेकर सबसे जागृत अगर कोई नेता रही हैं बयानों के माध्यम से तो मायावती जी रही। शायद पिछला लोकसभा चुनाव याद हो आपको, जब सहारनपुर में कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, ये उन्हीं का बयान था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन पर रोक लगाई थी। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के बाद जब अखिलेश जी से वो अलग हटी थी तो उन्होंने यही कहा था कि यादवों ने हमें वोट नहीं दिया, हमारे कास्ट कैडर ने उनको वोट दिया लेकिन यादवों ने हमें नहीं दिया। इस बार वो ब्राह्मण पे आई है। मायावती जी का सीधे जाति पे टारगेट रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ जाति पे ही बात करती हैं। ऐसा लगता है कि वो ठहर सी गई हैं और उनके लिए जाति ही सबसे बड़ी चीज हो गई है। दूसरी बात जो आया है कि 2008 में उन्होंने नारा दिया था, हालांकि बाद में उन्होंने इनकार किया कि उन्होंने ऐसा कोई नारा नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि 3 सितंबर 2018 को रणदीप सुरजेवाला जी ब्राह्मण महासम्मेलन में थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खून के डीएनए में है ब्राह्मण,
सपा इतने वक्त परशुराम जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाने की बात कर रही है, बसपा ने कहा वो सबसे ऊंची परशुराम जी की मूर्ति लगाएगी। इन सब के बीच में भी आप ये देखिए सिर्फ प्रतीकों की सियासत हो रही है। कोई ये नहीं कह रहा कि ब्राह्मण कल्याण आयोग बना दें, इस तरह के किसी बोर्ड की गठन होना चाहिए, गरीब शिक्षित ब्राह्मण कन्याओं के लिए कुछ होना चाहिए। तो अभी प्रतीक से राजनीति नहीं निकल पा रही है, जिस प्रतीकों से निकालने की बात हो रही अभी भी मूर्तियों में सिमटी हुई है, जगहों में सिमटी हुई है, रैलियों में सिमटी हुई है और बयानों तक ही सिमटी हुई है। जी विवेक जी, तो बीजेपी की फिर क्या राजनीति है ब्राह्मण को लेकर? देखिए आपने अभी एक दो बार सवाल किया कि क्या बीजेपी से ब्राह्मण नाराज है। विवेक जी, ये जब हम लोग सेफोलॉजिस्ट के तौर पे काम करते हैं तो ये सवाल थोड़ा सा अधूरा आता है, ये मूड भांपने के लिए आता है कि क्या बीजेपी से नाराज है। असल में ये सवाल तब पूरा होता है जब अगला सवाल आता है कि क्या इस बार वो बीजेपी से अलग हटके वोट देगा। ये दूसरा सवाल जो होता है वो हम लोग को स्थापित कर देता है, क्योंकि बहुमत से चुनी हुई सरकार में जिसने बहुत बड़ा बहुमत हासिल किया है, अगर उससे एक जाति भी अलग हटती है तो उसके गिरने की संभावना है। तो अगर इस बार ब्राह्मण से आप बात करें तो मूड भापने पे तो उनको ये लग रहा है कि उनको बीजेपी से नाराजगी है, लेकिन दूसरे सवाल तक जाते जाते वो ठिठक जाते हैं। अभी वो बीजेपी के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल दुबे जी और आपसे, उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर काम होगा कभी? दावे तो सभी दल करते हैं कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, समाजवादी पार्टी भी कह रही है, अभी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि हमें एक यादव वर्ग से जोड़कर देखा जाता है, जबकि हम ऐसा करते ही नहीं है। मायावती जी भी कहती हैं ऐसा, बीजेपी वाले मनीष शुक्ला जी भी कह रहे हैं, उमाशंकर पांडे जी भी कह रहे हैं। लेकिन गाय बगाए समीकरण सारे ऐसे सेट होते हैं चुनावों में। जब विधानसभा अध्यक्ष की जाति खोजी जाने लगे, जब सचिव कौन है, जब गृह विभाग का अधिकारी डीजीपी कौन है जाति खोजी जाने लगे, जब अमौसी से एयरपोर्ट से उतरते हुए कोई अपने रुद्राक्ष की माला अपने ऊपर पहन ले, जनेऊ अपने कोट के ऊपर डालने लगे, तो ये समझिए जाति जिंदा है उत्तर प्रदेश में और जाति पे ही बात होगी। ठीक है, मनीष शुक्ला जी स्माइल कर रहे हैं, बताइए। उमाशंकर पांडे जी आ रहा हूं आपके पास। जी ने जो जनेऊ, अरे रुद्राक्ष की माला कहा ऊपर से डाल ले, कुछ लोग जनेऊ भी कोट के ऊपर डाल लेते हैं। तो और कुछ लोगों के प्रवक्ता बताते हैं कि ये दत्तात्रेय इनका फलाने गोत्र है। लेकिन देखिए, मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता इस सबसे आगे निकल चुकी है। होता था एक समय में, कांग्रेस ने इसको बना, लेकिन बड़ा वैलिड सवाल उठाया मनीष शुक्ला जी, दुबे जी ने, कि ब्राह्मणों की बात सब करते हैं, आज आप पावर में हैं, तो ब्राह्मण वर्ग को लेकर कुछ ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिससे उस वर्ग का फायदा हो। देखिए, तमाम योजनाएं हैं जो आर्थिक आधार पर पांडे जी आ रहा हूं आपके पास, आपकी आवाज आ रही है, रुकिए एक मिनट, आप ही को मौका देंगे इसके बाद। जरा वो स्मृति ईरानी जी का धर्म क्राइटेरिया में जो भी जिस जाति का भी होता है वो आता है अगर, तो निश्चित रूप से उसमें उसका लाभ मिलता है। दूसरा, हमारी सरकार है केंद्र की जिसने गरीब सवर्णों को आरक्षण की व्यवस्था की है। देखिए, इस तरह से कैसे डिबेट ही करते हैं, बताएंगे पांडे जी आपको अच्छा लगता है क्या? आप जब बोलोगे तो दूसरा कोई बोले तब आपको अच्छा लगेगा? पांडे जी नहीं लगेगा ना। हमारी केंद्र की सरकार ने 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण की व्यवस्था की है। उसमें सभी सवर्ण आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, तमाम जाति आती है, जिनको हाशिए पे रखा गया था। ठीक है, यानी कि आपने आरक्षण दे दिया तो सवर्णों की भलाई कर दी। पांडे जी अब आप बोलिए, उसके बाद उपाध्याय जी आपके पास आऊंगा, आखिरी कमेंट रह गया 30 सेकंड में। पांडे जी बात कंप्लीट करिए। उपाध्याय जी आ रहा हूं। देखिए विवेक जी, हमने आपको कांग्रेस पार्टी के बारे में बताया कि कांग्रेस पार्टी जातियों के आधार पर सम्मेलन या जातियों के आधार पर निर्णय नहीं लेती और पीड़ा की कोई जाति भी नहीं होती। विवेक जी, कोरोना काल में जो लोग मारे गए ऑक्सीजन की एक एक बूंद के लिए, जो लोग अस्पताल के गेट पर तड़प तड़प के मर गए, उनकी जाति पूछी जाएगी क्या? जिन लोगों के डेड बॉडी से राम नामी दुपट्टा हटाए गए सिर्फ आंकड़े दुरुस्त करने के लिए, उनकी जाति बताई जाएगी क्या? जिन लोगों की लाशें गंगा में तैरती रही, जाति बताई जाएगी क्या? जो लाखों लोग, अभी बेरोजगार की बात कर रहे थे, लाखों लोग बेरोजगार हो गए कोरोना के बाद,
उनकी जाति पूछी जाएगी क्या? जिन किसानों ने 12,000 से ज्यादा किसान, अच्छा, इन सबकी उमाशंकर पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी, मनीष जी बताएंगे इन सबकी जाति नहीं होती, की बात कर रहे हैं, अपराध की जाति होती है। एमएसएमई के नाम पर इन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करके लोन बांटने की बात कर रहे थे। ये मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने वालों की डिग्री जरूर चेक की जानी चाहिए कि इंटायर पॉलिटिकल जैसी कोई डिग्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं, क्योंकि जो एमएसएमई पहले से ही लोन में डूबी हुई है, कर्ज से टूटी हुई है, कोरोना के बाद जिनकी स्थिति और खराब हुई, वो लोन लेने आएंगे मान्यवर, उनको तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहिए। ये थोड़ा सा मुद्दे से हम आगे बढ़ गए हैं। अभिषेक उपाध्याय जी, अपनी बात पूरी करिए, फिर खत्म करना कार्यक्रम। कैसे निर्णय लेते हैं? तो पीड़ा की कोई जाति नहीं होती। ठीक है, अपराध की जाति होती है पांडे जी। फिर इस पर कोर्ट करेंगे तो फिर आप दोबारा बोलोगे, इसलिए रुक जाइए। आप उनको बदल नहीं पाएंगे। अभिषेक उपाध्याय जी बोलिए। बेरोजगारी पर होगा, महंगाई पर होगा, लॉ एंड ऑर्डर होना इसी पे चाहिए। सवाल यही है कि जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे नहीं दिखते हैं। जातिगत समीकरण कौन ढूंढ रहा है? एक मिनट, पांडे जी खत्म करिए, पांडे जी खत्म करिए, उपाध्याय जी बोलिए। राजस्थान के कुछ बेरोजगार आए थे। नहीं, मनीष जी आ रहा हूं आपके पास। हाँ ठीक है, मनीष जी एक मिनट, हमने परशुराम जयंती पे मनीष जी एक मिनट छुट्टी आवाज दी, पर ये भाजपा की ब्राह्मण विरोधी सरकार ने उसको हटा दिया। हमने संस्कृत स्कूलों को बढ़ावा दिया, आज इस सरकार ने उनका डिमोलिश कर दिया है। 50% से ज्यादा वो स्कूल बंद होने के कगार पे आ गए हैं। क्या यही इनका मॉडल है? यही विकास का मॉडल ये ढूंढ रहे हैं? ठीक है, ये तो आप चुनावों में जाएंगे तो क्या ये सारी बातें बताएंगे या विकास बताएंगे कि क्या हुआ था 12-17 के बीच में? हम विकास पे चुनाव लड़ेंगे, हम विकास पे चुनाव लड़ेंगे, और जो मुद्दे हमने जो बनाया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता। ठीक है, एक आखिरी कमेंट विवेक शंकर तिवारी जी, मेरा आपसे आखिरी कमेंट। आपने तो ये दावा कर दिया कि बीजेपी के सपोर्ट में है ब्राह्मण। चलिए एक बारी आपकी बात मान ली जाए, उम्मीद क्या करेंगे फिर आप बीजेपी से? केवल सपोर्ट में रहेंगे या कुछ उम्मीदें भी होनी चाहिए? देखिए, अब वह समय नहीं है कि जातिवाद की राजनीति की जाए और विकास की बात की जाए, सर्व समाज के विकास की बात की जाए और सबको साथ लेकर चलने की बात की जाए। क्योंकि यह लोग जो ब्राह्मण, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, यह लोग केवल ब्राह्मण कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर चुनाव तक। इनका जो ब्राह्मण प्रेम है केवल विधानसभा चुनाव तक है। उसके बाद अगर सत्ता में आते हैं तो अपनी ही जातियों का जो है ये लोग जो है प्रमोशन करेंगे, उन्हीं लोगों को स्थापित करेंगे, ब्राह्मण हाशिए पे चले जाएंगे। तो ब्राह्मण इन लोगों को ब्राह्मण को सोचना है ना कि उसको किधर जाना है, कहाँ वो हाशिए पर नहीं आएगा, कहाँ नहीं आएगा। समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभिषेक उपाध्याय जी, विवेक शंकर तिवारी जी, मनीष शुक्ला जी, उमाशंकर पांडे जी, दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही है कि टीवी डिबेट में आके सब लोगों को विकास की राजनीति की याद आती है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर या पर्दे के पीछे से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश लगातार होती है और यही चुनाव का आधार बन जाता है। और फिर ये पूछा जाता है कि ब्राह्मण ने वोट दिया या नहीं दिया, यादवों ने दिया या नहीं दिया, दलित ने दिया, ओबीसी ने दिया, सवर्णों ने दिया। ये सारे सवाल उठते हैं। इन सबसे ऊपर उठकर अगर विकास के पैमाने पर राजनीति हो तो उससे हर वर्ग का भला हो, चाहे वो ब्राह्मण हो या दलित हो। छोटा सा ब्रेक है, यूपी मांगे उत्तर में इतना ही।